तो आज वाले से बच जाते। चले बाश तो आ ही गया। नहीं लेवल 1 इतनी जल्दी थोड़ी होता है, बट 11:35 तो वो ऑफिशियल टाइम हो गया ना, वो उस क्लास की वजह। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है। नहीं लेवल 1 या जुर्माना तब होना जब आपको तकलीफ सहनी पड़ी हो, आपको वेट करना पड़ा हो। ये तो 5-7 मिनट तो वैसे ही आप लोग भी लेट हो जाते हैं। सही बात है। चलें फिर आज या तो डे एंड पे इसका कोई रूल वहाँ पे साइड पे जाके लिख लेते हैं, या कल डे स्टार्ट पे इसका कोई रूल लिख लेते हैं। अभी लिख लेते हैं। चलें, लेकिन फिर वही बात है, समझना बड़ा ज़रूरी है कि देर किसे कहते हैं। डस्टर गायब है, देर किसे कहते हैं भाई? 11:35 ऑफिशियल टाइम है, यानी अगर मैं कैंपस में मौजूद भी होऊंगा तो इससे पहले मैं क्लास पढ़ा रहा हूँगा तो वो बच्चे जो कि कॉस्ट से मूव कर रहे हैं वो डिस्टर्ब होंगे। और इस वक्त एक अच्छी क्वांटिटी हमारी जो है ना, कॉस्ट FR2 सीलो इस दफ़ा का नॉर्मल कम्बिनेशन ये है। तो ये हो गया ऑफिशियल टाइम OT। अब इसमें 15 मिनट अगर लेट हो, फिर उसमें 10 मिनट लेट हो, और फिर उसमें 5 मिनट लेट हो, ये देखिए ना, अगले 10 मिनट और मुश्किल है, जो ज़रा और आगे की तरफ जा रहे हैं उससे अगले 5 मिनट और मुश्किल है। चलें इसको 14 मिनट कर लेते हैं। 14 मिनट, 9 मिनट और 4 मिनट। नहीं ये तो बहुत पीछे हो जाएगा टाइम, ऐसे तो नहीं करते। ये इसमें मंथ डिफाइन कर लेते हैं कि इस वाले मंथ में इतना, इस वाले मंथ में इतना। बेचारे सी ये फाइनल वालों के आखिरी मंथ चल रहे हैं, उनकी वजह से जो है ना वो रात फुल देर तक बैठना पड़ रहा होता है और फिर आप लोगों की क्लास में लेट हो जाते हैं। फिर यही ठीक है, उन्होंने कहा अगर ऐसे है तो बस फिर इससे पहले कि आप फैलते चले जाएं। तो 11:35 में 14 मिनट ऐड करें तो कितना होगा? 49, यानी 11:50 टपने से पहले पहले जुर्माना ड्यू हो जाएगा। ये है लेवल 1। ये लेवल 0 है। ओके लेवल 0 कोई फाइन नहीं। लेवल 1 पे आप लोगों को एतराज था। मजे की बात है आज तो आपको वैसे ही बोनस में मिल गया, इतना तो लेट ही नहीं थे। 11:42 पे मैं आ गया था जी। लेवल 1 मैं बता देता हूँ ना। अच्छा पे 11:49 में 9 ऐड करें, वो है जालिमो। लेवल 2 12:04, इसे 5 होना चाहिए कम से कम। इतनी जल्दी तीसरा फाइन? चले कोई बात नहीं, हिम्मत कर लेते हैं। क्लासरूम में आगे वापस नहीं जाना। 12:02 तो फौरन हो जाते हैं। अच्छा लेवल 3 एक तो इतने लेट को कहेंगे, और अनअनाउंस्ड हॉलीडे कि आप आए, फर्ज करें 11:32 पे आपको पता लग गया कि भाईजान सर तो आज अचानक से जो है ना वो रास्ते में आते हुए किसी ने चालान कर दिया, और सर अब जो है ना थाने बैठे हुए हैं, और वो अब 1-1.5 घंटे बाद ही वापस आए। तो अगर किसी वक्त अचानक से आप आए हुए हों, अनाउंस डे हो, कोई छुट्टी अनाउंस ना हुई और अचानक से छुट्टी हो जाए, एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट की ज़बरदस्ती की कराई गई छुट्टियाँ, क्योंकि हो सकता है हम एक दिन क्लास करने के लिए हैं और गवर्नमेंट वाले कहें बच्चों स्मोक शुरू हो गई है और भाग जाओ। कॉलेजेस में अंदर क्लास में बैठने से आपको स्मोक से खतरा है, आप जाएं पार्क्स में जाएं, घूमें, हाँ तो उस वक्त सारे पार्क्स खुले हुए होते हैं, सारे खेलने के मराकज़ खुले हुए होते हैं, कॉलेज वो बंद कर देते हैं। तो सर्दियों में ये अक्सर होता है कि एकदम से गवर्नमेंट जोश में आती है और वो कह देती है जी भाग जाओ सारे लोग। तो अनअनाउंस्ड हॉलीडे चाहे वो 11:31 पे आपको क्यों ना पता लगे, वो लेवल 3 होगा डायरेक्ट। क्या आपका कोई कसूर नहीं, आप चल के आए और आपको एकदम से ऑफ करना पड़ा।
इसके गवर्नमेंट की साइड से अगर होगा तो जुर्माना नहीं पड़ेगा और उसी की चांस ज़्यादा है। मैं इस तरह की अनअनाउंस हॉलीडे जो है वो अक्सर नहीं करता, यानी कि ऐसी छुट्टी जो अचानक से करनी पड़ जाए और आपको पता भी ना हो। तो इसमें ज़रा मेरा ट्रैक थोड़ा सा अच्छा है। मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने अभी तक 17 ऐसी छुट्टियाँ नहीं की कि आप आएँ और आपको पता ही ना हो, या इस तरह से करके। मैं जेन्युइन रीज़न पे भी अक्सर छुट्टियाँ नहीं की। मैं अक्सर हॉस्पिटल से यहाँ डायरेक्ट आ रहा होता हूँ। अगर किसी दूसरे शहर में किसी फौतगी पे जाना है तो रात की फ़्लाइट लेके जाता हूँ और सुबह की फ़्लाइट लेके दोबारा क्लास में आया हुआ होता हूँ। तो ये वाला चांस कम है, और गवर्नमेंट है तो भी चांस कम है। फिर भी अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई ख़तरनाक वाक़या हो जाए तो मैं मानता हूँ कि वो लेवल 3 टाइप का फ़ाइन है। तो ये 3 लेवल है। ये इसलिए है कि मैं खुद मानता हूँ कि एक टीचर को क्लास में लेट नहीं आना चाहिए, और मेरी दिन में अगर 11:30-12 क्लासें भी हैं तो मैं किसी भी क्लास में लेट नहीं होता, लेकिन पहली क्लास में कभी कभार लेट होने का मार्जिन है। तो सिर्फ इस वक्त आप इस पूरे सेशन में आप वो गोल्डन बैच हैं जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि उसको कुछ खाने पीने का मौका मिल जाए। लेवल 1 कैसे कहते हैं? लेवल 1 का मतलब है कोई मशरूब, मौसम के हिसाब से। फ़िलहाल जूस चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा में दाखिल होंगे तो आप लोगों के लिए मतलब जूस मुनासिब नहीं होगा तो फिर उसमें चाय ऐड हो जाएगी। तो लेवल 1 जो है वो या जूस है या चाय है। लेवल 2 में फिर एक आइटम ऐड हो जाएगा चिप्स टाइप का, तकरीबन समोसा भी अगेन वो फिर ख़तरनाक होता चला जाता है ना मौसम के हिसाब से। और लेवल 3 में एक बिस्किट का हाफ रोल ऐड हो जाता है, तो एक पूरी ट्रीट हो जाती है। तो टाइम भी तो जल्दी जल्दी हो रहा है ना। तो जूस तकरीबन आजकल 70 के आसपास का आता है, चिप्स तकरीबन 60 के आसपास का आता है, और हाफ रोल शायद 50 के आसपास। पता नहीं, हाफ रोल मैंने आखिरी दफ़ा 50-40 वाले ज़माने पर तो चले गए। हाँ, तो ये फिर इस तरह से फ़ाइन है, ताकि अगर मैं अपनी किसी रूटीन की वजह से, रात की सीए फानी की लॉन्ग क्लासेस की वजह से, चूँकि उन बेचारों के पास टाइम ही रात में होता है, पूरा दिन तो हम कैफ और बाकी एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो फिर हमारे सारे लाइव सेशन, जैसे आज मेरा लाइव सेशन स्टार्ट ही रात 10 बजे होगा, और एक लॉ का लाइव सेशन स्टार्ट होगा रात 12 बजे। और अगर बच्चे वाकई पढ़ने वाले हुए तो हो सकता है कि 4 बजे तक मैं कॉलेज में बैठा हुआ हूँ। उन्होंने ड्यूटी पे भी जाना है और मैंने कॉलेज भी आना है। वो ड्यूटी पे इसी तरह से थोड़ा लेट पहुंचते हैं, मैं कॉलेज में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। तो खैर, कहने का मतलब है कि वो लाइव सेशन के बाद वो तो चले जाएंगे, मैं फिर कुछ ईमेल्स को जवाब दे रहा हूँगा, तो फिर सुबह में लेट होने का खदशा होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है, लेकिन ये वो चीज़ है जो अवॉइड हो नहीं पाती। यानी अगर मुझे अपनी टीचिंग में सबसे बुरी बात भी लगती है वो होती है कि पहली क्लास में थोड़ा सा लेट होना, तो इतना गिल्टी फील करता हूँ कि मैं फिर उसमें इतने जुर्माने रखता हूँ कि मैं खुद कम से कम पैसों से डर के टाइम पे आ जाऊँ। तो अगर क्लास में आए हुए हों 130 बच्चे, अगर मैं एक एवरेज की बात करूँ, और जुर्माना हो लेवल 3, तो 130 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 70 + 60 + 50, 180। तो 130 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है भला? 180 100 से मल्टीप्लाई हुआ 18,000 बन गए, और जब 180 अगले उससे 30 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5400 बन गए, 23,400। तो एक दिन लेवल 3 लेट होने का औसतन ये जुर्माना पड़ सकता है। आपको तो एक ही वो मिलेगा ना, जूस या इस तरह से नहीं, एक महीने का होना ही नहीं है। लेवल 3 केस में होने के चांसेस कम है, लेकिन पहले केस की में होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर? तो समटाइम ये होता है कि बंदा रास्ते में किसी जगह को ट्रैफिक जैम हो गया होता है, को अचानक से जनाब सामने हड़ताल चल रही होती है, सारे रास्ते बंद हुए होते हैं, तो उस वक्त फिर ऐसी कोई हंगामी सिचुएशन हो तो मैं यहाँ क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में पता लग जाएगा कि आप डायरेक्ट लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। गर्मियों में ये होता है कि अगर रमज़ान वगैरह चल रहा हो तो फिर वो पैसे एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि पैसे इतने इकट्ठे हो गए कि सेशन के एंड पे हाई टी की। तो अगर बीच में कभी ये मूड बने तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पैसे जोड़ना शुरू कर देंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। चलें, तो फिर अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत अच्छे बच्चे बन के, मुझे पता था कि हमने ये टाइम डिसाइड करना है, ऑल्दो मैं जज्बाती होकर 1 मिनट जल्दी कर लिया उसे। हमारा 20 मिनट लेट होने का रूल होता है या 15 मिनट, उस
से। तो आज फिर हमने जो है ना बोनस के तौर पे वो आप लोगों को गिन के एक दफ़ा जूस का कह दिया, पता नहीं जूस नहीं है ना आज इनके पास। अभी वो कह रहे हैं कॉलेज शुरू होगा तो अगले हफ्ते से हम ज़रा सामान लाना चाहिए। नहीं, हमारे टीम मेंबर भी ना मेरे जितने शरीफ हैं। उन्होंने कहा नहीं सर है, ठीक है, इशारा ही नहीं समझा। चलें, सर महीने में 3 से 4 लेवल 3 करवा दिया करें। उन्होंने कहा महीने में 4 लेवल 3 करा दिया करें, हमारा जो है ना बस काम बन जाए। ठीक है, आप लाख रुपए का जुर्माना भर लें, खैर है। अच्छा जी, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने घर जाके बस थोड़ा सा वो जो एक सफ़े पे छोटी छोटी सी बातें लिखी थी वो पढ़ी। मुझे एक बात बताएं, क्या कंपनी समझ आई है? और क्या हमें शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ आया है? शेयर का कॉन्सेप्ट समझ आया है? शेयर के आज के पैसे कम क्यों होते हैं और बाद में ज़्यादा क्यों होते हैं वो समझ आ गए? क्या बाद में कम भी हो सकते हैं शेयर के पैसे? अगर कंपनी लॉसेज में हो और वो अपने ही कैपिटल में माइनस होती जा रही हो तो जो 2 मिलियन से शुरू हुआ होगा वो लॉसेज डाल डाल के आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएगा 1.5 मिलियन पे। तो ऐसी कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे पा रही होगी। तो जब आप किसी को कहेंगे ये 10 रुपए का कागज़ है, वो कहेगा ये क्या करता है? आप कहेंगे ये रखे रहो, मज़े का कागज़ है। और जब कंपनी बंद होगी तो ये 10 रुपए के बजाय 7-8 रुपए का 6 रुपए का हो गया होगा। और सालाना कुछ आता है, उसने कहा जी बस दुआएं आती हैं, दुआ करो कंपनी चल पड़े तो शायद कुछ आना शुरू हो जाए। तो अगला बंदा 10 रुपये भी नहीं देगा। तो ये जो मार्केट वैल्यू है ये टोटल डिमांड आया है। टोटल ये है कि उस चीज़ की क्या वर्थ है, ख़रीदने वाला कितना ख्वाहिश रखता है, बेचने वाला कितना मजबूर है या कितना ज़्यादा ईजी है। तो मार्केट वैल्यू चलती है मार्केट के ट्रेंड्स पे, और फेस वैल्यू वो होती है जो इनिशियली कंपनी में पैसे आए होते हैं, वो ज़्यादातर 10 रुपये होते हैं। अकाउंटिंग के टीचर्स ने आपको कहा होगा वो हमेशा ही 10 रुपये होते हैं, लेकिन द रूल इज़ वो ज़्यादातर 10 रुपये होते हैं। हम उसको थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, लॉ ने हमें इजाज़त दी हुई है। लेकिन अकाउंटिंग के सवाल समझाने के लिए बजाय इसके कि आप हर दफ़ा परेशान हो तो वो आपको कह देते हैं बच्चों बस समझो ये 10 रुपये ही होते हैं। तो ये 10 से ज़्यादा कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी कितने अमाउंट से शुरू हुई है और उन्होंने शुरू में अपने पैसों का ब्रेकअप क्या रखा है। तो शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ आया, डिविडेंड समझ आया। डिविडेंड किसे कहते हैं? प्रॉफिट का वो हिस्सा, प्रॉफिट को नहीं कहते, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप मेंबर्स में बांटने लगे हैं वो डिविडेंड है। और जो मेंबर्स में नहीं बांट रहे और आप अपने कैपिटल में ऐड करने लगे हैं वो रिजर्व्स बन जाते हैं। फिर रिजर्व्स आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि नॉर्मली जनरल रिजर्व होते हैं, फिर हम किसी खास पर्पस के लिए उसमें से उठा उठा के कुछ रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ डायरेक्टर्स लोग होते हैं, ये कौन है? कंपनी को चला रहे हैं। ज़्यादातर ये मेंबर्स में से होते हैं, लेकिन दिस कैन हैपन कि वो बाहर मार्केट से भी डायरेक्टर्स लेके आ सकते हैं सैलरियों पे। वो लोग जो कंपनी की टॉप गवर्नेंस को देख रहे हैं, डे टू डे अफेयर्स को देख रहे हैं, या तनख्वाहें ले रहे हैं, या कोई और कमीशन या मीटिंग वगैरह की फ़ीस ले रहे हैं, वो डायरेक्टर्स हैं। और डायरेक्टर्स के नीचे एम्प्लॉयज़ हायर हैं। एम्प्लॉयज़ परमानेंट चीज़ है, डायरेक्टर एक पोजीशन है जिसपे इलेक्शन से हो सकता है अगली दफ़ा वो रिप्लेस हो जाए। जैसे गवर्नमेंट में होता है, हम पाकिस्तान के मेंबर्स हैं लेकिन हम सब पाकिस्तान को चला नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं अपने आप आस पास में से अपने इर्द गिर्द जो शरीफ मुत्तकी परहेजगार आबिद व जाहिद बंदे होते हैं, हम पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, पूरा शहर मिलके उन्हें वोट देता है कि ये हमारे इलाके का सबसे बेस्ट इंसान है। वो हम सब के बेस्ट नुमाइंदे जो है पहुँचते हैं असेंबलियों में। तो यूँ समझें जो MNAs हैं वो डायरेक्टर्स हैं, जिनको हमने कहा आप जाके पाकिस्तान का सिस्टम चलाएं। वो बैठ के कानून साजी कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। और वो जैसे हम कहते हैं ना उनके नीचे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। तो ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हेल्थ, एजुकेशन, फलाना, इसके अंदर जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स काम करते हैं ये एम्प्लॉयज़ हैं। तो उसी तरह से पाकिस्तान का भी निज़ाम चलता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ परमानेंटली हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं जो बार बार बदलते रहते हैं मेंबर्स की पसंद से, और कुछ मेंबर्स हैं जिनको ये इख्तियार मिला है कि आप अपनी पसंद के बंदों को नॉमिनेट करके भेज दें। ये हक हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्शन वाले दिन जो है ना अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अल्लाह करे अगले इलेक्शन में आप लोग सीरियस हों, क्योंकि इस इलेक्शन तो आप लोग जो है वो बस कंपेन्स ही कर रहे थे, लेकिन बस इलेक्शन में जाके ना बस वोट नहीं डालते। ऑनलाइन इतनी कंपेन नज़र आ रही होती है कि जैसे करोड़ों बंदा निकल आएगा, लेकिन निकलते वही लोग हैं जो वाकई समझते हैं कि वोट डालना बड़ा ज़रूरी है। तो डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, कंपनी, मेंबर्स, शेयर कैपिटल, डिविडेंड, ये सारी कहानी समझ आ रही है।
फिर हमने पढ़ा था कि कंपनी और बाकियों में क्या फ़र्क है। 3 बड़े फ़र्क हमने देखे थे। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये क्या चीज़ थी? कंपनी की अलग शनाख्त है, उसका एक नाम है, वो अपने नाम से ज़मीन खरीदे, वो अपने नाम पे टैक्स दे, वो अपने नाम से किसी पे केस कर दे, उसके नाम पे केस हो। जैसे एक इंसान लीगली काफ़ी कुछ कर सकता है, ख़रीदो फरोख्त और ये जो कमर्शियल मामलात हैं, एक कंपनी भी तकरीबन वैसे ही कर सकती है। तो कंपनी एक अलग इंसान काउंट होती है, इवन वो अपना अलग से टैक्स देती है उसका, और इवन कंपनी के जो ओनर्स ही कंपनी से अगर पैसे ले रहे हैं तो उसको फिर हम उस तरह से नहीं कंसिडर करेंगे जैसे एक ओनर अपने बिजनेस में से पैसे ले रहा होता है। कंपनी और कंपनी के जो ओनर्स हैं वो 2 सेपरेट लोग माने जाएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, या इसको अगर कानून की ज़बान कहें डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, इसमें कोई कन्फ्यूजन? जो आप पढ़ के आए उसमें कोई कन्फ्यूजन? फिर हमने इसमें देखा दूसरा कॉन्सेप्ट, 3 थे, हमने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया था, लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की थी। हम चले गए थे उससे आगे वाले कॉन्सेप्ट पे, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब था कंपनी की विरासत बदलती रहती है। आज एक कंपनी जिन लोगों से शुरू हुई है शायद 50 साल बाद उनमें से कोई भी नहीं होगा, लेकिन कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी खड़ी रहेगी, कंपनी चलती रहेगी और कंपनी के ओनर्स बदलते रहेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स शेयर बेचते रहेंगे। तो एक कंपनी में उसका ओनर बनने का तरीका है कि उसके किसी पिछले ओनर से उसके शेयर्स खरीद लो। इवन कंपनी को भी ना बताओ, कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कंपनी को नहीं बताएंगे तो कंपनी डिविडेंड पुराने वाले को देती रहेगी, तो इसलिए बताते हैं लोग कि उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए ताकि आगे के बेनिफिट्स और राइट्स वो नया वाला बंदा इस्तेमाल करे। बट दिस कैन हैपन कि मैं जाऊँ स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदूँ और 6 दिन बाद उसे बेच दूँ, खरीदने के बाद अपने नाम ना करवाऊँ और बेचने के वक्त भी कुछ ना करूँ, तो दिस इज़ ऑल्सो अलाउड। ज़रूरी नहीं कि आप उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करें। अगर एक शेयर होल्डर अपना शेयर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेता है कंपनी के रिकॉर्ड में, तो फिर उसको ज़रा ज़्यादा प्रिविलेज नाम देना शुरू कर देते हैं, उसे मेंबर कहना शुरू कर देते हैं। शेयर होल्डर का लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा, मेंबर का लफ्ज़ सुना होगा, तो मेंबर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की डेथ हो गई और उसके बच्चों के पास शेयर खुद ब खुद आ गए, तो बच्चे शेयर होल्डर बन गए हैं। लेकिन जब वो कंपनी में जाके बाकायदा रिकॉर्ड्स में अपने नाम का इंदराज करा लेंगे तो फिर वो शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, वो मेंबर बन जाएंगे। तो शेयर होल्डर छोटा वर्ड है, मेंबर बड़ा वर्ड है। मेंबर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को कहते हैं। ठीक, इस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परपेचुअल सक्सेशन में लिखे हुए जो जुमले, उसमें कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, ये एक फीचर कल हम लोगों ने होल्ड कर लिया था। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? इंसानों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनियों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एक बंदा है जिसने 5 लाख रुपए से अपनी दुकान शुरू की, वो अपना कारोबार कर रहा है, उसने किसी के साथ डीलिंग करते करते कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया और बड़े कॉन्ट्रैक्ट में 8 लाख का नुकसान हो गया। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदे ने दूसरे के साथ कोई जुल्म किया, गड़बड़ की, तो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे हर्जाना अदा करो, मुझे जुर्माना अदा करो 8 लाख का। इसने बिजनेस शुरू कितने से किया? इसका कैपिटल कितना होगा? 5 लाख। लेकिन चूंकि ये एक इंडिविजुअल है, तो वो जो क्रेडिटर आएगा, वो जिसके साथ नुकसान हुआ, वो आके कहेगा मुझे 8 लाख दो। पहले ये अपना बिजनेस बेचेगा, उसको 5 लाख अदा कर देगा, कहेगा मेरे पास नहीं बचा। वो कहेगा ये तो बिजनेस खत्म हुआ ना, अब घर का कोई एसेट बेचो, मुझे 8 लाख पूरे करके दो। तो फिर इस शख्स को घर के एसेट बेचने पड़ेंगे, घर वालों से मांगना पड़ेगा, दोस्तों से मांगना पड़ेगा, और ये 8 लाख पूरे करके देगा। बिजनेस शुरू हुआ है 5 लाख से, लेकिन इसको लायबिलिटी अपने बिजनेस के कैपिटल से ज़्यादा देनी पड़ गई। सेम गोज विद पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप 20 लाख से चल रही है और उसको अगर 1 करोड़ का कोई नुकसान हो जाए या 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ जाए, तो पहले पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप के एसेट सारे के सारे डिस्पोज ऑफ होंगे, और फिर पार्टनर्स अपनी अपनी परसेंटेज जितना उन्होंने तय की थी उसके हिसाब से अपने पर्सनल एसेट बेच के पैसे पूरे करेंगे। कंपनी बनाने का फ़ायदा आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाती है। वो चंद लोगों ने कंपनी शुरू की थी 20 लाख रुपए से, ऐसे ही है। तो इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ज़िंदगी में अगर हो सकता है तो उस 20 लाख रुपए का होगा। यानी कि कंपनी में लायबिलिटी वहाँ तक होगी जहाँ तक कंपनी का शेयर कैपिटल है। कंपनी के पास 2 मिलियन पड़ा हुआ है, तो अगर कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो वो 2 मिलियन की हद तक क्रेडिटर्स उस पर हक रखते हैं, उससे ऊपर नहीं।
और जो कंपनी से डील कर रहा होता है उसे पता होता है कि कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, तो कंपनी लायबल होती है अपने क्रेडिटर्स को अपने पेड अप कैपिटल तक। तो इस चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि जो मैंने शुरू में 2 लाख रुपए खर्चे हैं, मुझे इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी बंद हो, वो डब्बे को आग लगा दें, उसके अंदर से सारे पैसे निकाल लें, उसके बाद अब मेंबर्स को पकड़ो। मेंबर्स तो सेपरेट लीगल पर्सन है। मेंबर्स ने इस कंपनी को एक उधार दिया हुआ था, फ़र्ज़ करें वो जो 2 लाख रुपए था या जितना भी था, वो अब कंपनी वापस नहीं कर रही, तो एक मेंबर का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है जो उसने शुरू में जमा कराया। अब अगर शुरू में तय हुआ था कि हाँ भाई 10 लोगों, सब लोग 2-2 लाख रुपए जोड़ो और हम 20 लाख से कंपनी शुरू करें, एक मेंबर ने 150,000 का उधार कर लिया, तो कंपनी के बॉक्स में पहुंचे 19,50,000 और 50 का किया हुआ उसने उधार। अब वो शख्स ज़रूर लायबल है। अब अगर कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तो 19,50,000 डब्बे में से निकालेंगे और 50,000 उस बंदे से मांगेंगे जिसने अपने हिस्से के पूरे पैसे जमा नहीं किए थे। तो हम कहते हैं कि कंपनियों में एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा लायबल तब होता है जब उसने अपने पैसे पूरे ना जमा कराए हों। अदरवाइज एक बंदा एडिशनली लायबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस में उसकी कंट्रीब्यूशन है वो तबाह हो जाती है। जैसे 5 लाख से एक बिजनेस शुरू हुआ ओनर ने, उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या डूबा, जो बिजनेस में लगा हुआ पैसा था। फिर क्या हुआ, अगले 3 लाख उसे कहाँ से देने पड़े, अपने पर्सनल एसेट सेल करके। तो जो ओनर है, जो पार्टनर है, इन लोगों को अपने पर्सनल एसेट बेचने पड़ जाएंगे, लेकिन कंपनी के केस में आपका उतना डूबेगा जितना बिजनेस के अंदर है। हाँ, अगर आपने बिजनेस से उधार किया हुआ है और आपने अपनी लायबिलिटी अदा नहीं की थी, तो अब आप फिर जो है ना वो बिजनेस को कर रहे होंगे। डन। लायबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ कंपनी फॉर डेट्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी में आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है आप बस वहां तक लायबल है, उससे ऊपर लायबल नहीं है। उससे ऊपर कौन लायबल होगा, जिसने पूरे पैसे नहीं दिए होंगे। इसको कहते हैं पार्टली पेड अप कैपिटल। 1984 में एक ऑर्डिनेंस आया था कंपनियों के लिए, उसने मना कर दिया था। 1984 से पहले ये अलाउड था कि एक बंदा 5 लाख के शेयर खरीदे, 4-4.5 लाख दे और बाकी का उधार कर ले। लेकिन अब जो नया ज़माना है 1984 के बाद, आज का जो लेटेस्ट लॉ भी है वो ये कहता है कि पार्टली पेड अप कैपिटल अब नहीं चलेगा। तो 1984 के बाद ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जिसके मेंबर्स ने कंपनी के पैसे देने हो। तो 1984 से पीछे की अगर कोई कंपनी हमें मिले और उसमें कोई ऐसा मेंबर मिले जिसने पूरे पैसे ना दिए गए हों, तो वो लायबल होगा एडिशनली। वरना अब रूल ये है कि नॉर्मली एक मेंबर लायबल नहीं होता कंपनी के डेट्स के लिए। याद रहेगा। ये जब मैंने 1984 बोला तो लगे हाथों थोड़ा सा कंपनीज का एक इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं जो हमारे अगले टॉपिक का हिस्सा है। कंपनियों का बहुत पुराने ज़माने में एक एक्ट होता था 1913, कंपनीज एक्ट 1913। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बड़े सगीर के खत्ते पे कंपनियों का ये वाला कानून नाफिज किया हुआ था। मेरे ख्याल में आप लोगों की वो सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ पे ग्रिप है। ईस्ट इंडिया कंपनी समझते हैं? वो लोग जिन्होंने आखिरी दफ़ा पाकिस्तान या इस इलाके में कुछ अच्छे काम किए थे। ठीक है, हम उनसे आज़ाद हो गए और फिर हमने अपने तरीके से मुल्क को चलाया। तो अब जो है वो उस पूरे टाइम में जितने लोगों ने इंडिया वाले जोन से हिजरत की थी पाकिस्तान में, तकरीबन उतने लोग हर साल पाकिस्तान से हिजरत करके ईस्ट इंडिया कंपनी के मुल्क में जा रहे हैं। तो जो है ना कमाल हो गया। कंपनीज एक्ट 1913। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जाके इनको लगा कि अब हमें इसको चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए। तो 1984 में आया कंपनीज ऑर्डिनेंस। फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस बड़े अरसे चलता रहा तो तकरीबन 2015 के करीब इट वाज रियलाइज कि अब कंपनियों के लिए कोई नया कानून होना चाहिए और उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हुआ। और फिर एक ऑर्डिनेंस आया जिसका नाम था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 ऑर्डिनेंस करके आया। इस ऑर्डिनेंस के बाद अच्छे खासे मसले पड़ गए पाकिस्तान में और इसको 120 दिन भी नहीं चलने दिया गया। ऑर्डिनेंस एक्ट वाली बातें याद है? ऑर्डिनेंस कौन लेके आता है? प्रेसिडेंट। और एक्ट कहाँ से आता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने कहा नहीं जी हमने इसको कबूल नहीं करना, हम तो खुद बनाएंगे। तो फिर एक कानून आया जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। तो
इस वक्त हमारे पास अगर कोई कंपनी होगी तो वो इन 4 में से किसी एक कानून में रजिस्टर हुई हुई होगी। पुरानी कंपनी होंगी तो वो रिपील्ड कंपनी लॉ 1913 वाला जो एक्ट है उसको हम कहते हैं वो रिपील्ड हो गया, ख़त्म हो गया है। तो या वो पुराने कंपनी एक्ट के मुताबिक होगी, या वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक होगी, या 2016 के मुताबिक, या 2017 के मुताबिक। ये 2017 और 16 इतनी जल्दी जल्दी 2 दफ़ा कानून क्यों आया? वो एक्सेप्टेबल नहीं था। एक्सेप्टेबल क्यों नहीं था? क्योंकि वो बहुत अच्छा था। तो पार्लियामेंट को बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। कहानी थोड़ी सी सियासी भी है, आप लोग फ़ौरन से माइंड कर जाते हैं अगर ऐसी कोई भी बात हो, नहीं माइंड नहीं करते। 2013 से 2018 के दरमियान पाकिस्तान में ना हमारा आखिरी सुनहरा दौर गुजरा है। मुशर्रफ के बाद से एक ही टेन्योर ऐसा था जिसमें पाकिस्तान में कुछ ग्रोथ आना शुरू हो गई थी, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई थी। उसके बाद से ना डॉलर काबू में आया, ना पेट्रोल काबू में आया, और अभी तक जो है ना वो चीज़ें उसी तरह से फंसी हुई हैं। फिर लोन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए 2018 से आगे जो है वो तकरीबन पाकिस्तान ने जितने लोन लिए हुए थे तकरीबन दुगने हो गए अगले जोन में। तो अब जो है अब हम बड़े मुश्किल में हैं। ये जो 13 से 18 वाला दौर था, चाहे नज़रियाती तौर पे उन लोगों से जितना मर्जी हमें इख्तलाफ हो, इस वक्त ना उन्होंने शायद ये सोचा हुआ था कि हमें काम करना है। 2013 में जरदारी कहरा ख़त्म हुआ था तो पाकिस्तान में छोटे शहरों में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी और बड़े शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग होती थी। आप लोग बहुत छोटे होंगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा आइडिया ना हो, लेकिन ये है कि मुसीबत में थे सारे। सीएनजी की बड़ी लंबी लंबी लाइंस लगती थी, 150-200 गाड़ियाँ सीएनजी की लाइन में खड़ी हुई होती थी और अवेलेबल ही नहीं थी मुल्क में। घरों में गैस पूरे दिन में 2 घंटे के लिए आती थी और हर तीसरे दिन कोई ना कोई किसी ना किसी जगह धमाका होता था और कराची में क्राइम्स ही क्राइम्स है। तो हुआ ये कि वो जो हैंडलर्स होते हैं जो समझते हैं निज़ाम को और वो चाहते हैं कि अब कौन आए, कौन निज़ाम को देखे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पुराने बंदे सोचे। उन्होंने कहा यार अपना पुराने पापियों को लाने का वक्त आ गया है, अब जरदारी ने तो कचरा कर दिया है, तो अब कम से कम कुछ वो पुराने जो वो है ना एक्सपीरियंस लोग उनको लेके आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी गंदे हो जाएंगे। लेकिन अगर चल पड़ा पाकिस्तान तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो तजर्बा उनका थोड़ा सा कामयाब हुआ। फिर 2017 के आसपास उन्हें एहसास हुआ कि बस ठीक है अब तो चल पड़ा है पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान चल पड़ा है, अब हमें बताओ, अब इन्होंने चला लिया था पाकिस्तान, इन्होंने कहा तुम कौन होते हो? मैंने कहा देख लो क्या बात कर रहे हो तुम। इन्होंने कहा हम जमहूरी हुकूमत है। अचानक से जमहूरियत की बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने फिर देखा कि पब्लिक को कौन सा चेहरा पसंद है, उन्होंने फिर उसके साथ डील की। उन्होंने कहा हाँ जी तुम्हें वैसे ही लेके आए जैसे अक्सर लोग आते हैं। उसने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए तो मैं कोई भी कुर्बानी दे दूंगा। तो खैर वो फिर तकरीबन उसी तरह के मामलात से आए और अभी तक आगे सारे उसी तरह के ही मामलात से आ रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि जो आया होता है वो मान लेता है कि मैं वैसे ही आया हूँ। ये अभी ज़रा मान नहीं रहे, या इनके जब इख्तलाफ हो गए, उनके इख्तलाफ हुए, उनकी कंपेन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जो पिछलों को निकाला वो बेचारे ने 5-6 तकरीरें की, मुझे क्यों निकाला और चला गया। ये निकला है तो ये बोलने वाला आदमी है, तकरीरें करता है। इमरान खान तो फिर मतलब जुनूनी आदमी है। ये कह रहा नहीं ऐसे थोड़ी, मैं तो बताऊंगा मुझे क्यों निकाला। वो तो पूछता रहा और कोई जवाब देने लगता था, कहता नहीं मीडिया पे नहीं बोलना, बस ये सवाल होना चाहिए मुझे क्यों निकाला। इमरान खान ने एग्जैक्टली बता दिया कि मुझे क्यों निकाला। तो मैं इसलिए बेस बिल्ड कर रहा था कि 2013 से 17 के दरमियान जो है ना पाकिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी। उस वक्त कोशिश कर रहे थे कि सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू, SCCP में बड़ा काम हुआ, सारा कुछ है। तो फिर ऐसे में एक फाइनेंस मिनिस्टर था जिसको लगा कि मुझे अपना नाम तारीख में अमर कर लेना चाहिए, इसहाक डार। उसने जो है हाँ आला हजरत इसहाक डार, उसने जो है मतलब अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे, मतलब मग़फ़रत ज़िंदा इंसान के लिए भी दुआ की जा सकती है। शायद उसने एक अच्छा काम जो मेरी नज़र में कर दिया है वो पाकिस्तान के लिए कंपनियों का एक अच्छा लॉ दे दिया है। शायद इसकी वजह से थोड़ी बहुत उसकी बख्शिश हो जाए।
तो 1984 का कानून था, इतना पुराना था कि जनाब अभी भी आपने ख़त भेजने हैं तो पूरे पाकिस्तान में जनाब आपने फ़िज़िकल ख़त भेज देने हैं, ख़र्चा करना है। कंपनियां करोड़ों रुपया तो सिर्फ ख़त भेजने पे लगा देती थी। उसने कहा भाई आजकल ज़माना ईमेल का है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, हम क्या अभी तक वही पुराने दौर में जी रहे हैं जब कंप्यूटर भी नहीं होता था। तो लॉ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई, एक कमेटी बनी और 2 साल बहुत ज़्यादा काम हुआ और एक बड़ा ज़बरदस्त सा पीस ऑफ लॉ बन गया, ड्राफ्ट कंपनीज एक्ट 2016। उसके बाद इसहाक डार ने कहा जी इसको असेंबली में ले जाके अप्रूव कराएं। असेंबली में लोग लॉ अप्रूव करने के लिए थोड़ी बैठे होते थे उस वक्त असेंबली में एक जमात मेन रूलिंग पे थी और एक जमात शोर मचाने के लिए थी। हैंडलर्स ने पावर इस तरह से रखी हुई थी कि कोई भी ऐसा ना महसूस करे। हैंडलर समझ रहे हैं? हम लोग वोट देते हैं ना, तो वी आर द हैंडलर्स। तो हम लोगों ने वोट की कंपोजिशन ऐसे रखी थी कि हम जो है वो ज़्यादा वोट और कम वोट किस तरह से। तो फिर यह है कि इमरान खान वाली पार्टी को इतने वोट दिए कि वो अच्छा शोर मचाए और किसी भी कानून को अप्रूव होने से रोक सके। इनको इतने वोट ज़रूर दिए कि अगर पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए कोई अहम फैसला करना हो तो कम अज़ कम इनके पास इतनी अक्सरियत हो। तो हम वो हैंडलर्स हैं जिनके वोटों से वो लोग गए। ठीक हुआ ये कि पाकिस्तान में एक ड्राफ्ट कंपनीज एक्ट आया, लेकिन ये जब में पेश होता था तो असेंबली वाले धरना दे रहे होते थे और जो अपोजिशन वाले वो धरना दे रहे होते थे और जो अपोजिशन में नहीं है, जो गवर्नमेंट में होते थे, वो उस धरने की बातों को टॉक शोज में जा जाके डिफेंड कर रहे होते थे। तो यानी उस टाइम पे मुल्क में नया कानून बनाने की कोशिश उस तरह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 2017 में ही एहसास हो गया था कि अब जो है ना वो मुल्क चूंकि स्टेबल हो गया तो अब हम शायद स्टेबल ना रहें। क्योंकि इनके हवाले इसीलिए हुआ था, हैंडलर्स ने यानी हम लोगों ने वोट दिए इसलिए थे कि भाई मुल्क बहुत बुरे हालात में है, चलो कुछ पुराने लोगों को जो है वो वोट दें, वो आए, पाकिस्तान ठीक हो जाए। 2016 में पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त हो गया, तारीखी जीडीपी पे पहुंच गया, बिजली के मसले ख़त्म हो गए, डॉलर बड़ा मज़ेदार से रेट पे आके सेटल हुआ था, पेट्रोल बड़ा कंट्रोल था, आटे की 20 किलो वाली बोरी शायद 710 रुपए की मिल रही थी या इस तरह से करके। तो चीज़ें ना बड़ी कंट्रोल हुई हुई थी। तो जब इतनी कंट्रोल हो जाती हैं तो फिर परेशानी होती है कि कुछ थोड़ी सी तो तब्दीली आनी चाहिए। तो 2017 में जो गवर्नमेंट कर रहे थे वो डर रहे थे कि हम कभी भी जाने वाले हैं, और जो गवर्नमेंट में नहीं थे वो इस उम्मीद पे थे कि अब हम आने वाले हैं। तो इनमें से किसी को कानून साजी का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन उस वक्त पूरे मुल्क में एक इंसान को कानून का शौक़ था, इसहाक डार। क्योंकि वो 2 साल से मेहनत कर रहा था, वो सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान से निकलने से पहले क्योंकि नज़र आ रहा था कि हम किसी भी वक्त फारिग हो जाएंगे, मैं जाने से पहले तारीख में अमर हो जाऊँ। उसने वाकई इस लॉ पे बड़ा ज़्यादा काम किया था और ये था कि भाई ये लॉ आ जाए। असेंबली में पेश किया, टाइम ही नहीं था किसी के पास, फिर पेश किया, टाइम ही नहीं था, कई महीने गुजर गए और असेंबली वालों के पास वक्त ही नहीं था कि वो इसके जो डेवलप हुआ वाला उसको देखें। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुई थी, SCCP को भी साथ इन्वॉल्व किया था, बहुत फाइन पीस ऑफ लॉ बनाया था। फिर अचानक से इसहाक डार के जहन में एक आइडिया आया, उसने कोई लेक्चर ले लिया होगा हमारा बीलो का कि अगर पार्लियामेंट वाले कानून ना बनाए ना तो एक वेला इंसान होता है जो कभी भी बैठ के रातों रात कानून दे सकता है, मिस्टर प्रेसिडेंट। उसने देखा एक बंदा बहुत ही बोर बैठा हुआ था, 14 अगस्त पे जा के फीते काट रहा होता था, ठीक है। उसे कहा तुम्हारा क्या काम है? उसने कहा जी मैं मुआवनत करता हूँ गवर्नमेंट चलाने में। उसने कहा चलो ज़रा थोड़ी सी मुआवनत कर दो, इस पे साइन कर दो। उसने कहा क्या लिखा हुआ है? उसने कहा पहले बड़ा तुम पढ़ के साइन करते हो। तो मिस्टर प्रेसिडेंट से उसने साइन करवा के अचानक से एक दिन जब लोग सो के उठे तो उन्हें पता लगा मुल्क में एक ऑर्डिनेंस आ गया, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। अब तो जनाब शोर मच गया, कंपनियों का नया कानून आ गया, 32 साल बाद एक नया कानून आ गया। अब सारे जनाब उठे उस कानून को देखें कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे हो सकता है, उसको देखें वो बड़ा खूबसूरत कानून हो। अब सबकी हालत ख़राब हो, अवाम जनाब थू थू करना शुरू हो गई। टॉक शोज़ में जनाब एंकर ने बुला के कहा भाईजान आप सारे सो रहे हैं, अगले को सदर से साइन करवाना पड़ गया। पार्लियामेंट की मौजूदगी में, असेंबली इन सेशन मौजूद है, तो सदर को ऑर्डिनेंस लाने की ऐसी क्या आफत पड़ गई थी? तो ये गैरत में आ गए, अपोजिशन भी गैरत में आ गई और गवर्नमेंट वाले भी गैरत में आ गए। उन्होंने कहा नहीं हम बनाएंगे कंपनियों का कानून। इसहाक डार ने कहा 120 दिन के अंदर अंदर कानून नहीं आएगा तुम्हारा तो ये चलेगा। अब ऐसे पता था कानून बनाना 2 साल का काम है, बड़ा टाइम लगाया है। ऐसे कहा ठीक है ये कानून साइड पे बनाओ अपना कानून।
फिर पार्लियामेंट वालों ने सोचा ये तो हम जज्बाती हो गए, अब कानून बनाना पड़ेगा। और अगर ऑर्डिनेंस के तौर पे रहता है तो दोनों की मौत है, मतलब अपोजिशन को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी मौजूदगी में ऑर्डिनेंस वाला मामला हो गया, और जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनके लिए भी नहीं। तो फिर उन्होंने SECP से रब्ता किया, उनसे कहा यार वो एक एक्सेल की फाइल है जिसमें पिछले दफ़ा के लॉ में क्या होता था और इस दफ़ा के लॉ में क्या होता है, हमें पकड़ाना। उन्होंने कहा ये ले, ज़ाहिर हुकूमत से कौन इनकार कर सकता है। उन्हें फाइल पकड़ी एक्सेल की, अपनी तरफ से रोज़ डिलीट कर दी, और कुछ सेक्शन नंबर जो एलोकेट हुए थे उनकी नंबरिंग री नंबर कर दी, शफल किया, प्रिंट निकाला और कहा हम एक नया कंपनीज एक्ट 2017 ला चुके हैं। अब जो डिलीट किया उन्होंने सोचा ही नहीं, ऊपर के सेक्शन में लिखा हुआ है कि अब ये कंपनी ये डॉक्यूमेंट उतने दिन में जमा कराएगी जितना हम बताने जा रहे हैं, और नीचे सेक्शन ही गायब। अब तकरीबन 40-45 सेक्शन उड़ा दिए, बाकियों की तरतीब आगे पीछे कर दी। तो अगर आप कंपनीज एक्ट देखेंगे ना, एक बात चल रही है, अचानक से कंपनी मेमोरेंडम में ये लिखती है, फिर ये लिखती है, अचानक से आ जाएगा कि फिर कंपनी को यूं सोचना चाहिए। हाँ, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, टाइम कम था ना, इमरजेंसी में करना था। तो बहरहाल उन्होंने ये सब किया और मुल्क में एक काफ़ी हद तक कचरा पीस ऑफ लॉ आ गया, विच वॉज कंपनीज एक्ट 2017। जो सेक्शन जिंदा रहे वो अभी भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन अब क्या होगा, मैं इस सिलेबस में कम से कम 100 जगह आपको ऐसा बोलूँगा एज मे बी स्पेसिफाइड कि अच्छा भी फलाना चीज़ में ना 4 कंटेंट होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा एज मे बी स्पेसिफाइड। आप कहेंगे सर कहाँ बताया, मैं कहूँगा वो उस मरहूम सेक्शन में बताया है जब हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा जुल्म हुआ था जमहूरियत ने, जो है ना, या यूँ समझें कि ये जो हमारी रूलिंग पार्टीज़ हैं, इन्होंने सिर्फ अपना फेस सेफ करने के लिए पाकिस्तान को एक अच्छे लॉ से महरूम कर दिया। तो 2016 के फ़ौरन बाद 2017 की ये कहानी है। बड़ा अच्छा कानून था लेकिन वो नहीं चल सका। तो अभी भी 2017 बहरहाल 1984 से तो बहुत बेहतर है, और शायद आप लोगों पहली दफ़ा 2017 देखेंगे तो आपको मज़े का लगेगा। मैं चूँकि 2016 के वर्जन पे काम कर चुका हूँ, चूँकि वो जो 2 साल काम हुआ था उसमें जो कमेटीज़ और जो लोग काम कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं मेरे भी वो था। चूँकि पिछले लॉ इतने 113 सेक्शन मैंने भी सजेस्ट किए थे कि उसके अंदर ये चीज़ें इस तरह से, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से मेजॉरिटी अप्रूव भी हुए थे। तो मुझे इसलिए और ज़्यादा दुख है सारी स्टोरी का, और इसलिए मुझे पता है कि वो काम करना चाह रहे थे, एटलीस्ट लॉ पे काम करना चाह रहे थे, लेकिन आपस में पाकिस्तान एक अच्छे लॉ से महरूम हो गया। तो कोई नहीं, ये स्टोरी का मकसद ये था कि एक दफ़ा ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए कि ये 2016 में ऑर्डिनेंस और 2017 में एक्ट ये इतने करीब करीब क्यों हैं। तो हुआ यही था कि ऑर्डिनेंस आया अचानक से और फिर पार्लियामेंट ने उसको एक्ट की शक्ल दे दी, और उसको काफ़ी हद तक उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो उड़ा दी और चीज़ों को रीशफल करके थोड़ी सी उसकी तरतीब अजीब सी कर दी, लेकिन स्टिल वो अभी भी बहुत पुराने लॉज से काफ़ी बेहतर है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमसे को पूछे कि पाकिस्तान में कौन सा कंपनी लॉ चलता है, तो हम ये वाले हैं इनको प्रीवियस कंपनी लॉ कहते हैं और इसको लेटेस्ट कंपनी लॉ कहते हैं। अगर कहीं हम कहें ना कंपनी लॉ के मुताबिक, इसका मतलब हम इन चारों को रेफर कर रहे हैं। अगर हम कहीं कहें कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक तो इसको रेफर करें। तो सिलेबस में अगर कहीं लिखा नजर आए ये चीज़ कंपनी लॉ के मुताबिक जज होगी तो इसका मतलब है पीछे वाले सारे एप्लीकेबल हैं, और अगर वो कहें कि ये चीज़ कंपनीज एक्ट के मुताबिक होगी तो इसका मतलब है लेटेस्ट वाला। तो पिछले वाली जो कंपनी है वो सारी की सारी अब नए वाले कानून के मुताबिक अपने आप को शिफ्ट कर चुकी हैं, ट्रांजिशनल फेज में आ चुकी हैं। जैसे नहीं तो IKF की नई स्कीम आती है तो पुराने बच्चे उसमें एक खास तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब इस वक्त लेटेस्ट पाकिस्तान में एक ही कानून चल रहा है, HS कंपनीज एक्ट 2017, लेकिन जो पुरानी रजिस्टर हुई हुई कंपनियां पुराने कानून में, उनको अभी भी IKF या SECP या कोई भी पुकारता है तो कहता है एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हुई कंपनीज। तो फिर अब यहां से हमारी डिफिनेशन स्टार्ट होती है कि कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी की एक बड़ी क्यूट सी डेफिनेशन है, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, हम कौन सा कानून पढ़ रहे हैं 2017, दिस एक्ट और द, तो ये लेटेस्ट वाला। अब जब लेटेस्ट या कंपनी लॉ कह दिया तो अब उस कंपनी लॉ में 4 नहीं है 3 आएंगे। तो कंपनी उस चीज को कहते हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2017 नामी लॉ में या उससे पिछले किसी कंपनी लॉ में
रजिस्टर हुई हो। तो लगे हाथ उन्होंने कंपनी लॉ की भी डेफिनेशन दे दी। कंपनी लॉ कैसे कहते हैं? द रिपील कंपनीज एक्ट, वो 1913 वाला जो एक्ट अब खत्म हो चुका हुआ है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदर। इसका क्या मतलब है? इसमें ये एक्ट भी शामिल है अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं सियाको सबाक। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं किस, वो नहीं होता कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं मौजूदा कंपनी लॉ और पुराना कंपनी लॉ, तो अब कॉन्टेक्स्ट है पुराना। जब पुराना है तो फिर कंपनीज एक्ट को शामिल नहीं करेंगे। और जब मैं कहूंगा कोई भी कंपनीज एक्ट, तो इसका मतलब है कि कंपनी लॉ में 3 तो आने ही आने हैं। द रिपील कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, ये 3 आने ही आने। एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। अनलेस जुमला कुछ और कहना चाह रहा है, आप इस एक्ट 2017 को भी कंपनी लॉ में काउंट करेंगे। लेकिन जुमले का टोन ऐसा है जिसमें कंपनी लॉ का जिक्र हो रहा है, फिर हम इसको शामिल नहीं करेंगे। 2 डेफिनेशन हमारी किताब ने दी जो असूलन पूछी जाती नहीं है, क्योंकि पहले में भी कुछ ने कुछ खास नहीं बताया। कंपनी उसे कहते हैं जो मौजूदा या पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, और कंपनी लॉ कैसे कहते हैं, उसने नाम दे दिए चारों के। तो क्या कंपनी हमें समझ आई? इसका मतलब है कंपनी, अगर ये 20 लोग मिलके बिजनेस शुरू कर दें, एक डब्बे में चीज़ें डाल दें और खुश होकर साइड पे बैठ जाएं और तालियां बजानी शुरू कर दें कि हमारी कंपनी बन गई, तो इनकी कंपनी नहीं बनी। बाहर तख्ती लगा दें कंपनी के नाम की, पूरे पाकिस्तान में अनाउंस कर दें हमने कंपनी बना दी है, उस दिन कंपनी बनेगी जिस दिन ये रजिस्टर होंगे अंडर दिस एक्ट या कंपनी लॉ। चूंकि पुराने तो खत्म हो गए, तो अभी इस एक्ट में रजिस्टर होंगे। तो अगर ये लोग रजिस्टर होंगे तो कंपनी कहलाएंगे, रजिस्टर होंगे तो कंपनी नहीं कहलाएंगे। पार्टनरशिप को जरूरत नहीं होती थी, वो एक बंद कमरे में एक एग्रीमेंट से रजिस्टर हो जाते थे। अगर वो आपको प्रॉपर रजिस्टर करवाना चाहें तो उसके भी रूल्स थे जो कि उस लेवल पे हमारे सिलेबस में नहीं थे। तो कंपनी और कंपनी लॉ हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है। कंपनी समझ आई तो उन्होंने सोचा कि एक बड़ा वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। वो बड़ा वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। मैंने आपको बताया था कि अभी आगे 1-2 दिन तक अब हमारा ज़रा थोड़ा सा बोर टाइम है, इसमें हमारे डेफिनेशंस चलेंगी। तो अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस के एरिया में, कंपनी की एक एडवांस फॉर्म है विच इज़ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कैसे कहते हैं? किसी भी किस्म की कंपनी को। फर्ज करें एक जगह कानून में लिखा हो कि कंपनियों को चाहिए कि टैक्स दें, कंपनी किसे कहते हैं? डेफिनेशन पढ़िए। जो कंपनीज एक्ट 2017 में या पिछले किसी लॉ में रजिस्टर हुई हो, भाई बैंकिंग कंपनी तो रजिस्टर ही नहीं होती इनके पास, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं होती, कंपनी भी नहीं होती। तो गूगल पाकिस्तान में बिजनेस करे वो भी रजिस्टर नहीं है इनके पास। तो एप्पल पाकिस्तान में बिजनेस करे वो भी इनके पास रजिस्टर नहीं है। तो अगर ये कहेंगे कंपनियां टैक्स दें, तो कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी लॉ वाली कंपनी। तो इसका मतलब है वर्ड कंपनी उन सब पे अप्लाई नहीं हो सकेगा। तो फिर उन्होंने एक बड़ा वर्ड निकाला जिसे कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, इसका क्या मतलब है? बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन में 3 चीजें शामिल हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। ये तो सुने सुने अल्फाज लग रहे हैं, यानी कि जो जिसको हमने कंपनी कहा वो भी इसमें शामिल होगा। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जो मुल्क से बाहर रजिस्टर कंपनियां वो भी इसमें आ जाएंगी। एंड अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि एक कंपनी जिसको डिक्लेयर किया हो बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैचू। तो अगर बैंकिंग कंपनी के लॉ ने कहा तुम एक कंपनी हो, तो फिर हमारी नज़र में भी वो एक कॉर्पोरेशन है या बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अगर कोई पाकिस्तानी लॉ अपने अंडर कुछ कंपनियों को रजिस्टर कर रहा है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी, मुल्क से बाहर कोई कंपनी रजिस्टर हो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी, और कंपनी लॉ वाली जो कंपनी है वो तो है ही बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसका मतलब है कंपनी छोटा वर्ड हो गया सिर्फ कंपनी लॉ में रजिस्टर चीज़, और बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा वर्ड हो गया किसी भी लॉ में रजिस्टर हुई हुई कोई भी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। डन। बट डज नॉट इंक्लूड, उन्होंने कहा 2 चीज़ें इसमें क्या शामिल नहीं है। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इमदाद बाहमी वाले जो सेटअप होते हैं, जो लोगों से पैसे लेके मिलजुल के एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, वो अगर किसी और लॉ में रजिस्टर हुए हुए हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डील करता है, तो हम उनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। और किसे नहीं कहेंगे?
कोई भी और एंटिटी जो कि कंपनी ना हो हमारी ऊपर की डेफिनेशन के मुताबिक, या कोई भी और जो लॉ है जिसको कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, जिसको मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट, इसहाक डार ने अपनी वैरायटियां भी तो ऐड करनी, तो जगह जगह लिख दिया कि ये चीज़ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। कंपनीज एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, और मिनिस्ट्री ऑफ में इसहाक डार खुद बैठा था, तो जगह जगह उसने मिनिस्टर की पावर्स डाल दी, लेकिन वो खुद मिनिस्टर नहीं रहा कुछ अरसे में। तो जिसको मिनिस्टर कह देगा कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो हमारी क्या मजाल, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। इसकी कोई एग्जांपल, वो एग्जांपल सेट करने से पहले ही फौत हो गए। यानी ये लिख दिया था, और उसके बाद मूड ये था कि जब भी किसी को जब कहेंगे ना सारी कॉर्पोरेशंस टैक्स दें, तो खामोशी से कहता था उसको खबरदार जो कॉर्पोरेट कहे। तो वो फिर इस सेक्शन का फायदा उठाने से पहले ही हुकूमत में नहीं रहे जी। अब के बाद वाले दौर में उन्होंने कहा क्या अब फायदा उठाया जा रहा है, तो इस वक्त इधर तो ध्यान करने का टाइम ही नहीं है, इस वक्त तो पाकिस्तान को बचाना है। हम बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट के पास से यू टर्न लेके वापस आए हैं। अभी थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इन्फ्लेशन दोबारा से पिछले साल के लेवल पे आ गई है, तो इस वक्त तो वही दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग, जब पाकिस्तान बिल्कुल तबाह होने वाला होता है ना, तो हैंडलर जो है वो फिर इन लोगों को उठा के ले आते हैं, कहते हैं कि ठीक है इनको गालियां भी देना लोग, तो ये माइंड नहीं करते, बाकी लोग माइंड करते हैं, ठीक है, बाकी लोग फ़ौरन से गैरत में आ जाते हैं, नहीं हमने नहीं करनी हुकूमत, ऐसे थोड़ी होता है, हम एक तो बचाने के लिए हैं, मदद करने के लिए हैं, ऊपर से गालियाँ भी हम खाएं। टाइम था पाकिस्तान इतनी मुश्किल कि वो कह रहे थे पीपल्स पार्टी आ जाओ, तुम आ जाओ ना, हमने थोड़ी आना है, PTI को कहा तुम लोग आ जाओ, उन्होंने फिर आएंगे ऐसे, वज़ीर आज़म भी हमारा, चीफ जस्टिस भी हमारा, फौजी भी हमारा, मौलाना भी हमारा, उन्होंने कहा इतने मज़े नहीं आएंगे, वो 2018 में तुम्हें सारे मज़े दिए थे, चीफ जस्टिस भी तुम्हारा सपोर्टर था, हमारी सपोर्ट में थी, अवाम भी तुम्हारी था, पंजाब भी तुम्हारा था, एक और सूबा भी, पाकिस्तान फॉरेन कंपनी इसको निकाल दें, बड़ी मुश्किल से बच्चों को कंपनी समझ आई होती है, उसके बाद अचानक से हम एक और ये बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ लिखा देख रहे हैं ना, पूरे सिलेबस में इसका कोई नहीं है, बस डेफिनेशन पढ़ा दी बिला वजह। फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं? कोई भी कंपनी जो कॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान हुई है, पहली निशानी, एंड उसका प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइजोन ऑफिस हो पाकिस्तान में, चाहे खुद हो चाहे एजेंट के थ्रू, फिजिकल हो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो, या दूसरी बड़ी अहम निशानी, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज में बी, या ऐसे हो या वो जो हम आगे बताएंगे, आगे वाला तो उड़ गया सेक्शन। तो अब हमारे पास एक ही निशानी है कि बाहर की रजिस्टर्ड कंपनी, पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस, खुद मौजूद हो ऑफिशियली या किसी एजेंट के थ्रू मौजूद हो, फिजिकल मौजूद हो या ऑनलाइन मौजूद हो, असल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन लाइजोन ऑफिस हो, तो बाहर की जो जो कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस करेगी, चाहे वर्चुअली करे चाहे फिजिकली करे, हम उसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। तो इसमें तकरीबन वो तमाम नाम आते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में चलती हैं। जैसे अगर हम एप्पल की बात कर लें तो है बाहर, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, अपने फ्रेंचाइजेज हैं, अपने कुछ वो बनाए हुए हैं। तो जो भी इंटरनेशनल जितनी भी कंपनी हैं वो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, और उनमें से जो जो पाकिस्तान से किसी भी हवाले से कनेक्टेड है वो क्या कहलाएंगी? फॉरेन कंपनी। तो बस ये डेफिनेशन दी, ना इस डेफिनेशन पे तबसरा किया, ना इससे रिलेटेड कोई रूल्स बताए, बस डेफिनेशन बिला वजह उठा के लिख दी और टिक लगा दिया कि हमने बच्चों का सिलेबस बढ़ा दिया। कल घर जाके, यानी कि आज घर जाके आपने सिर्फ ये छोटी छोटी सी 4 डेफिनेशन, कंपनी, कंपनी लॉ, बॉडी, फॉरेन कंपनी, लाइजोन नेशन को कहते हैं। लाइजोन का मतलब होता है जो आपसे राब्ता करता है। डन। तो कल इंशाल्लाह ताला डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं और कंपनियों की अब किस में देखते हैं।